Good evening, guys. How are you? Myself, Mahavir Kahar, lecturer in English, Model School, नेरमा। देखो, आप हमारे साथ लाइव जुड़े रहते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लेटर राइटिंग को लेकर डिस्कस कर रहे थे और हमने लेटर राइटिंग के बारे में वहाँ पर उसके सारे पार्ट्स वगैरह की सारी डिटेल से जानकारी प्राप्त कर ली थी। गाइज, आज हम एक और क्वेश्चन लिखकर उस क्वेश्चन से लेटर राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। देखो, आपके साथ में हमने डिस्कस किया था कि लेटर के कितने पार्ट होते हैं, कितने टाइप के लेटर होते हैं, हमारे सिलेबस में कौन कौन से लेटर राइटिंग हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। और हमने ये भी सीखा था कि पर्सनल लेटर और इम्पर्सनल लेटर में जब हम उनकी राइटिंग करते हैं तब कितना सा डिफरेंस होता है और कहाँ कहाँ पर होता है, और हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा पूरे नंबर लेने के लिए। इन सब बातों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। आज हम एक और क्वेश्चन लिखकर ऑफिशियल लेटर के बारे में डिस्कस करते हैं और ये सीखने की कोशिश करते हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं तो हम उनको कैसे सोल्व करते हैं और किस प्रकार से एक अच्छी लेटर राइटिंग कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसको आपको अच्छी तरह से रीड करके ये पता करना है कि इसमें कहाँ पर कौन सी बात पर, किस टॉपिक पर लिखने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन मिला है। ये सारी जानकारी हम इससे क्वेश्चन को पढ़कर प्राप्त करेंगे। देखो, ये चीज़ हमारे सामने पहले क्लियर होनी चाहिए कि हम कौन हैं, कहाँ से लिख रहे हैं और किन को लिखना है और किस सब्जेक्ट पर लिखना है। तो ये सारी जानकारी हम इसको रीड आउट करके पता कर लेंगे। गाइज, पिछले 2 दिन से हमारी लाइव क्लास नहीं हो पा रही थी, यानी हम आपके साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। हमारी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन उसको हमने परमानेंटली रिमूव कर दिया है। अब हमारी क्लास में कोई रुकावट नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, कंटिन्यू होगी। 8 बजे हमारा टाइम है, 8 PM, यानी शाम को 8 बजे। ओके, आप सभी हमारे साथ जुड़े और बार बार ये कमेंट्स ना करें कि सर क्लास कितनी बजे हैं। क्लास फिक्स उसी टाइम पर होगी। कुछ अगर सिचुएशन ऐसी बनती है कि हम आपके साथ में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो हम आपको शीघ्र इस बारे में नोटिस भेज देंगे या आपको मैसेज मिल जाएगा कि आज क्लास नहीं होगी। ओके, देखो, हम इस क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या है ये। द प्री बोर्ड इंग्लिश एग्जामिनेशन ऑफ हैप्पी वैली स्कूल अजमेर इज ऑन द सेम डे। देखो, पहले हम यहाँ से समझते हैं द प्री बोर्ड इंग्लिश एग्जामिनेशन ऑफ हैप्पी वैली स्कूल अजमेर। अजमेर के हैप्पी वैली स्कूल का प्री बोर्ड का इंग्लिश प्री बोर्ड का एग्जाम इज ऑन द सेम डे, उसी दिन है, एज जिस दिन द ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर द इंडियन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस। जिस दिन ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम है भाषा यानी भाषा के बारे में, ये समझो। देखो, आप द इंडियन स्कूल ऑफ लैंग्वेज, भारतीय विद्यालयों की जो लैंग्वेज हैं उनका जो एंट्रेंस एग्जाम है ऑल इंडिया लेवल का, वो एग्ज़ाम और हमारी स्कूल का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है वो दोनों एक ही दिन है। किरण मीना, यहाँ देखो इसका लिखने का तरीका ये है कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि आप किरण मीना हो, द मॉनिटर ऑफ क्लास 12th, कक्षा 12 के मॉनिटर हो। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपके प्रिंसिपल को एक लेटर लिखिए। टू चेंज द डेट ऑफ द स्कूल इंग्लिश एग्जाम, कि वो स्कूल इंग्लिश एग्जाम की डेट को चेंज कर दे। इस पर हमें लेटर लिखना है। किनको? हमारे प्रिंसिपल को। देखो, अब हम जब भी किसी अधिकारी को लेटर लिखते हैं तो ऑफिशियल लेटर होते हैं, चाहे हमारे स्कूल का प्रिंसिपल हो तो ठीक, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन हो तो ठीक, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो तो ठीक। इन सब को हम क्या करते हैं? ऑफिशियल लेटर लिखते हैं। यानी ऑफिशियल लेटर लिखने में और पर्सनल लेटर लिखने में डिफरेंस है, इस बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जब भी हमें ऑफिशियल लेटर लिखना होगा तो सबसे पहले जैसे हमारी आंसर शीट है, आंसर शीट में इस प्रकार से एक सीधी लाइन होती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी इसको आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर लगाकर आपको यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। और सबसे पहले हम इसके जो राइटर हैं
उस राइटर के एड्रेस को मेंशन करेंगे। वो 3 स्टेप में होगा, 3 लाइन में समझो आप। से T142 राजा पार्क। मैंने देखो यहाँ पर कौन कौन से आपके सामने प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उन सब के बारे में भी डिस्कस किया था। यहाँ आपको कोई ना कोई एड्रेस लिखना है, आप इस तरह से किसी जगह का नाम नहीं लिख सकते, तो स्टेशन रोड लिख सकते हो। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर डेट लगानी है, तो डेट लगाने के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ देनी है ताकि थोड़ा सा अलग दिखे। और हम क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद में डेट लगाएंगे, पहले महीने का नाम। तो आपने सितंबर की डेट लगा दी। अब देखो 10 सितंबर लगा दिया आपने, 2020 लिख दिया। ये लिखने के बाद में हम यहाँ पर 3 स्टेप में प्रिंसिपल का, द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम और फिर शहर लिखेंगे। यहाँ तक समझ रहे हो मेरी बात को आप? देखो सबसे पहले हम यहाँ कौन सी चीज़ लिखेंगे, जो राइटर का एड्रेस है, और फिर डेट लिखेंगे। इस वाले लेटर के पार्ट को हम हेडिंग बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को सैल्यूटेशन बोलते हैं। फिर इसके बाद में हमारी लेटर की मेन बॉडी आएगी जहाँ पर उसमें मेन कंटेंट लिखना पड़ता है। अब ये चीज़ आप लिख सकते हो, इसी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इन सबके देखो नंबर, जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो नंबर सबके डिवाइड होते हैं। इन लेटर के हर पार्ट के नंबर अलग अलग से मिलते हैं आपको। तो ये चीज़ आप कॉपी में नोट कर लीजिए मेरे साथ। अब देखो आगे क्या लिखते हैं उसके बारे में हम और जानकारी लेते हैं। इसके आगे देखो हमें डेट लगा दिया आपने। डेट लगाने के बाद जिस अधिकारी को आप लेटर लिख रहे हो उसकी पोस्ट लिखेंगे, द प्रिंसिपल। अब देखो स्कूल का नाम लिखिए। यहाँ पर इन्होंने स्कूल का नाम बता दिया, नहीं बताते अगर तो हमें क्या करना पड़ता, हमें इमेजिन करना पड़ता, लेकिन इन्होंने बता दिया तो उसको लिखिए। यहाँ पर आपको एक सावधानी रखनी है, स्कूल के नाम के जितने भी वर्ड हैं उन सब के फर्स्ट जो लेटर होंगे वो कैपिटल में आएंगे। हैप्पी वैली स्कूल, और फिर यहाँ पर शहर का नाम इन्होंने बता दिया तो ठीक है, नहीं बताए तो फिर हमें इमेजिन करना है। हमें उसको कहीं ना कहीं से अपने दिमाग में याद रखेंगे कि कौन से शहर का लिखना है। अब देखो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखना है। कोई सा भी ऑफिशियल लेटर हो या फॉर्मल लेटर हो, सभी फॉर्मल लेटर में या ऑफिशियल लेटर में हमें सब्जेक्ट मेंशन करना पड़ता है। अब देखो सब्जेक्ट गाइस, देखो आपको ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी लास्ट वाली लाइन होगी उस लाइन में हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या था हमारा, टू चेंज द डेट ऑफ द स्कूल इंग्लिश एग्ज़ाम। तो हम इसको यहाँ पर पूरा का पूरा 2 से लगा के लास्ट तक को लिख देंगे। देखो यहाँ तुम्हें कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं गाइज, थोड़ा ध्यान रखिए और पेशेंस से आप इस क्वेश्चन को पूरा सही कर दोगे। अब इसके बाद देखो मैं यहाँ सर लिखना है। सर के बाद वैसे कोमा लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो भी ठीक है, लेकिन लगा देना आप। देखो यहाँ वाली जो लाइनें मैंने कल बताई थी आपको, यानी हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें बताई थी, आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस दैट। देखो आई वॉन्ट टू ब्रिंग in your kind notice that देखो इसके बाद में हमारी प्रॉब्लम क्या है। इस सेंटेंस का ये मीनिंग हुआ कि हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं, क्या ध्यान में लाना चाहते हैं उसके बारे में हमें लिखना है। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ, द प्री बोर्ड इंग्लिश एग्जामिनेशन ऑफ आवर स्कूल। ये हैप्पी वैली यहाँ से इसको हटा देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा सेंटेंस में आपको। देखो द प्री बोर्ड इंग्लिश एग्जामिनेशन ऑफ आवर स्कूल इज ऑन द सेम डे इज द ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर द इंडियन स्कूल ऑफ लैंग्वेज। ओके, तो यही तो हमारी प्रॉब्लम है। तो इस वाले सेंटेंस को देखो आपको हर क्वेश्चन में लगभग इस प्रकार से कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा, जिसको थोड़ा बहुत चेंज करके आप उसको काम में ले सकते हो। तो यहाँ से जो काम में लेने वाली चीज़ थी वो आपने नोट कर ली। देखो वापस समझते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में सर के बाद में ये वाली सेंटेंस लिखेंगे, आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस दैट। फिर जो क्वेश्चन में आपके लिए प्रॉब्लम दी गई है उस प्रॉब्लम को मेंशन करेंगे और उसके बाद में एक दो सेंटेंस और लिखने हैं और लास्ट वाली
सेंटेंस आपको मैंने पहले ही बता दिया है, उनको भी सेम वैसा का वैसा लिखेंगे और इस तरह से हमारा लेटर पूरा हो जाएगा। गाइज जो क्वेश्चन से काम में आने वाले सेंटेंस थे वो उनको मैंने आपको किस तरह से काम में लेना है ये बात बताई है। आप एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हो, इससे आपको आपकी जो लैंग्वेज है बहुत अच्छी हो जाएगी, सेंटेंस को आप एक्यूरेट लिख पाओगे। ओके, अब देखो मैं केवल आपको लेटर की बॉडी लिखवा कर जिसका मेन कंटेंट है उसको लिख कर इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस क्वेश्चन की पूरी जो मेन बॉडी है उसका कंटेंट है किस प्रकार से बनेगा या किस प्रकार से हमें लिखना है, और फिर आपको एक एक सेंटेंस बताकर जहाँ पर भी ग्रामर या ओके वाली प्रॉब्लम है उस सबको सोल्व करेंगे। तो आप इसको यहाँ तक नोट कीजिए। और देखो गाइज, हम इस क्वेश्चन का जो मेन कंटेंट है यानी बॉडी ऑफ द लेटर है उसको पूरा करके एक एक सेंटेंस को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखो आओ मेरे साथ थोड़ा ध्यान से देखो आप, और जो भी काम कर रहे हो आप पेन और नोटबुक निकाल लो, जहाँ पर भी आपके डाउट्स हो तुरंत कमेंट्स करें और आपको तुरंत वहाँ पर हेल्प मिलेगी। देखो सर, सबसे पहले सर लिखेंगे, आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस दैट द प्री बोर्ड इंग्लिश एग्जाम ऑफ आवर स्कूल इज ऑन द सेम डे एज द ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर द इंडियन स्कूल ऑफ लैंग्वेज। देखो यहाँ तक जो लिखना था, यानी ये पूरा का पूरा जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको लगभग देखो इसको लर्न करने की या तैयार करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो भी ऑफिशियल लेटर होंगे या कंप्लेंट्स होगी उन सब में ये आएगा। ये वाला सेंटेंस हमने क्वेश्चन से काम में ले लिया, तो क्वेश्चन में सेंटेंस इस प्रकार से लिखकर आएंगे, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो हमें 2-3 छोटे छोटे सेंटेंस कंपोज करने हैं और वहाँ पर उस जो थीम है या कंटेंट है उसको आगे बढ़ाना है। देखो बोथ ऑफ देम विल बी हेल्ड, देखो बोथ ऑफ देम विल बी हेल्ड, देखो समझना यहाँ पर पैसिव बना है, दोनों ही एग्जाम होंगे। कब होंगे? ऑन, डेट लगा दो आप, ऑन लिखकर डेट लगा दो। 10 सितंबर को आप लेटर लिख रहे हो तो उसके 10 दिन बाद की डेट लगा दो, तो सितंबर 2020। देखो अब ये बात आपके समझ में आई होगी। बोथ ऑफ देम दोनों ही, विल बी हेल्ड पैसिव हैं, आयोजित होंगे। कौन सी डेट को? ऑन लगाकर डेट लिख दो। सभी जो डेट होती है उनके आगे ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ओके साहब, ये आपकी क्लियर हो गई। इसका अर्थ हुआ दोनों ही परीक्षाएं हैं, कब होगी? 20 सितंबर को होगी। देखो दिस हैज कोज्ड, देखो दिस ये सब्जेक्ट है हमारा, हैज कोज्ड प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं हम। दिस हैज कोज्ड अ ग्रेट कन्फ्यूजन अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। देखो अमंग ऑल द स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों के बीच में, देखो इसके कारण एक बड़ा कन्फ्यूजन बन गया है या हो गया है, इसके कारण बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है सभी विद्यार्थियों के बीच में। दे कांट मिस आइदर ऑफ द टू एग्जामिनेशन। देखो दे कांट मिस, प्रेजेंट सिंपल में यानी हम कैन का यूज करके लिखा गया है, वो मिस नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते आइदर ऑफ द टू एग्जामिनेशंस। देखो टू एग्जामिनेशंस यहाँ प्लूरल आएगा क्योंकि उधर टू है, दोनों परीक्षाओं में से एक को भी। देखो आइदर क्या करता है? दो में से एक बताता है। नाइदर क्या करता है? दोनों में से एक भी नहीं। तो यहाँ क्या है? इन दोनों में से एक भी परीक्षा को कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, यानी वे नहीं छोड़ना चाहते इन दोनों परीक्षाओं में से एक को भी। बोथ आर इम्पोर्टेंट, दोनों महत्वपूर्ण है। बहुत इजी सेंटेंस है, कुछ कारण लिखने होंगे आपको। बट दे कैंट अपीयर इन बोथ ऑफ द देखो बोथ ऑफ द एग्जामिनेशंस, यहाँ पर एक वर्ड, एक बोथ ऑफ द एग्जाम्स, बोथ ऑफ द एग्जाम्स। देखो इसका अर्थ वह नहीं उपस्थित हो सके। अपीयर यानी प्रेजेंट होना, अपीयर होना, वे दोनों में उपस्थित नहीं हो सकते ऑन द सेम डे, एक ही दिन, यानी एक ही दिन दो परीक्षाओं में वो शामिल नहीं हो सकते। यहाँ तक हमने सारे कारण बताए। यहाँ देखो, यहाँ तक जो हमने लिखा वो सब रीजन लिखा कि हम इस परीक्षा को चेंज क्यों करवाना चाहते हैं। व्हाट इज द सुटेबल रीजन, वास्तव में जो कारण क्या है उनको बताया सारे। ओके साहब, अब देखो यहाँ थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हम
पैराग्राफ को चेंज कर देंगे, यानी 3 पैराग्राफ में इसको डिवाइड करना है। देखो क्या है, द डेट ऑफ, हम थोड़ा हमारे सजेशंस बता रहे हैं, द डेट ऑफ द स्कूल इंग्लिश एग्जाम शुड बी चेंज्ड। देखो शुड बी चेंज्ड, चेंज होनी चाहिए, बदल जानी चाहिए, टू सम अदर डे, किसी अन्य दिन। वापस देखो, द डेट ऑफ, हमारे यहाँ पर शुड बी चेंज्ड ये वर्ब है, और वर्ब के आगे जो कुछ आया सबका सब सब्जेक्ट, ये हमारी फ्रेज है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, द डेट, डेट इसका हेड वर्ड है, और ये ऑफ से जो बाद में जुड़ा हुआ है ये पसेजिव केस बनाने के लिए एक फ्रेज आई है, यानी हमारे विद्यालय का, यानी विद्यालय के अंग्रेजी के एग्जाम की तारीख शुड बी चेंज्ड, बदल जानी चाहिए। कब बदल जानी चाहिए, टू सम अदर डे, किसी अन्य दिन। इट विल अलाउ, देखो इट विल अगर बदल गई, विल अलाउ, तो विल के बाद में V1 लिखा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनेट है। इट विल अलाउ, तो ये अलाउ कर देगी द स्टूडेंट टू अपियर इन द ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर द इंडियन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस। पूरी बात क्लियर हो गई। देखो अगर ऐसा हुआ तो ये चीज़ हो जाएगी। अब ये वाला जो सेंटेंस था आपको, देखो ये सारा क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो हम इसको काम में ले रहे हैं, केवल आपको ये 2 बातें याद रखनी है। इस चीज़ को आप समझे होंगे। देखो इसमें कोई भी हार्ड वर्ड ऐसी ओके का यूज नहीं किया गया है जो आपको नहीं आती हो। वापस देखो ये वाला यहाँ से जो सेंटेंस स्टार्ट करेंगे अपन, ये सभी लेटर में कॉमन है। कौन से लेटर में, ऑफिशियल लेटर में। ऐसा मत समझना कि पर्सनल लेटर में, यानी इम्पर्सनल लेटर में है, जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, जो कंप्लेंट्स के रूप में लिखे जाते हैं। आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन योर काइंड नोटिस दैट द प्री बोर्ड इंग्लिश एग्जाम ऑफ आवर स्कूल इज ऑन द सेम डे एज वेल, देखो ऑन द सेम डे एज द ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर द इंडियन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस। Both of them will be held on September 20, 2020. This has caused a great confusion among all the students. देखो among और between का अंतर समझते अपन। among बहुत सारों के बीच के लिए आता है। They can't miss either of the 2 examinations. Both are important, but they can't appear in both of the exam on the same day. The date of the school English exam should be changed to some other day. It will allow the students to appear in the all India entrance exam for the Indian School of Languages. देखो इस तरह से हम लेटर को कंपोज कर लेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक में आपने कारण दिए और एक ने आपने सजेशन से कुछ एक्स्ट्रा चीज लिखी जिससे ये हो जाए कि चेंज हो जाना चाहिए। ओके, अब देखो हम 3rd पैराग्राफ में क्या लिखते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आप इसे क्लास को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर नोटबुक में लेटर के 3rd पैराग्राफ को लिखकर उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो हम इस पैराग्राफ को भी, यानी दोनों में से एक को, गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। लेटर का जो 3rd पार्ट है, जो ऑफिशियल लेटर की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफिशियल लेटर का जो 3rd पैराग्राफ है, या समझिए लेटर का कंटेंट का जो 3रा भाग है वो फिक्स है, सब में वैसा ही आएगा, यानी चेंज नहीं होगा। तो देखो हमें पहले वाले पार्ट में कुछ सेंटेंस लर्न करके कंप्लीट रखेंगे और उनको जैसे ही लेटर को समझेंगे कि किसके बारे में लिखना है उन सबको लिख देंगे। और 3rd वाले पैराग्राफ को तो आप वैसा का वैसा हुबहू लिख सकते हो। मैं आपके सामने 2 ऑप्शंस दे रहा हूँ। मैंने इससे पहले वाले लेटर में ये बताया था आपको, और आज इसको देखिए, इन दोनों में से आप किसी भी एक को लिख सकते हो, दोनों बिल्कुल सही हैं। देखो पहले इसको समझते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल मेक द रिक्वायर्ड चेंज, आप कर दोगे आवश्यक परिवर्तन। देखो रिक्वायर्ड ये नाउन है, बताइए नाउन है वर्ब है, कमेंट्स कीजिए। ये एडजेक्टिव है, V3 है, पास्ट पार्टिसिपल चेंज का, चेंज यहाँ पर नाउन है, उसका एडजेक्टिव है। देखो आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल मेक, आप कर दोगे, द रिक्वायर्ड चेंज, आवश्यक बदलाव या परिवर्तन। वी शैल बी हाईली ग्रेटफुल, हम सब बड़े आभारी रहेंगे, टू यू, आपके, फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस दयालुता के कार्य के लिए। आपको कोई सा भी ऑफिशियल लेटर हो, अगर इस पैराग्राफ को आप यूज लेते हो तो इसका मीनिंग पूरी तरह से सही है।
एक्यूरेट है और इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। आप इसे लिखिए या इसको नहीं लिख सकते, आपको याद नहीं है, ये वाला याद है तो ये इसका देखो मीनिंग समझो। प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, कृपया विषय को शीघ्र समझे एंड डू द नीडफुल, और आवश्यक कार्रवाई करें। इससे ज़्यादा बढ़िया ये है। आप इसे याद कर लो एक बार, और याद होने के बाद में आप जहाँ पर भी ऑफिस से लेटर हो आप इसे लिख दे। देखो योर्स फेथफुली लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं या किसी ऑफिसर को लेटर लिखते हैं तो वहाँ पर हम इन योर्स ओबीडेंटली का यूज केवल प्रिंसिपल के लिए करेंगे, लेकिन योर्स फेथफुली का यूज हम दोनों के लिए कर सकते हैं। कोई बड़ा अधिकारी हो तो ठीक, और हमारे स्कूल का प्रिंसिपल हो तो ठीक, और यहाँ पर हम उसका नाम लिख देंगे। और लास्ट में उसकी किरण को क्या बताया था उन्होंने, मॉनिटर क्लास 12th। इस तरह से आपके एक अच्छा सुंदर सरल भाषा में लेटर तैयार हो गया। और आप इस लेटर को 2 बार देखिए, पढ़िए, आपको ये लर्न हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर एग्ज़ाम्स में ये लेटर आया तो आप अच्छा लिख पाओगे और अच्छे नंबर ले पाओगे। देखो एक बात बताऊँ गाइज मैं आपको, आपको रटकर नहीं जाना है। रटने से कोई चीज़ याद नहीं होगी, आपको सेंटेंस कंपोज करना है। अब देखो सेंटेंस कंपोज करने के लिए हमारे पास में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। मैंने आपको पहले ही चीज़ बता दी है कि जब भी हम किसी भी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, उसे सीखने सिखाने का काम करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? 2 चीज़ों पर प्रॉब्लम आती हैं। एक तो लैंग्वेज को सीखने के लिए मान लीजिए आपकी ये इंग्लिश लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को सीखने के लिए 2 इसके पार्ट है, उन दोनों में हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक तो अच्छी आपकी वोकैबुलरी हो, और एक सेंटेंस मेकिंग। अगर आपको ये दोनों चीज़ क्लियर आती हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमें देखो, हम अभी इस चीज़ पर काम कर रहे हैं गाइज। में अगली क्लास से ओकेब को भी लेकर चलूँगा, साथ में हम 5 वर्ड्स ओकेब के भी लर्न करते चलेंगे। ये बड़ी मेजर यूनिट है, यानी ये समझो आप, ये ईंट है तो फिर ये दीवार है। सही बात समझ गए मेरी बात आप? ये सब रॉ मटेरियल्स हैं मकान बनाने के लिए, और ये मकान की दीवार तैयार करने हैं। देखो अब इन सब में जब आपके पास में वर्ड्स हैं, आई मीन रॉ मटेरियल्स हैं, इसका सीधा सा अर्थ हुआ आपके पास में ईंट हैं, पत्थर हैं और सीमेंट हैं, रेत हैं, सब हैं। तो उनको किस तरीके से रखना है, वर्ड्स हैं, जैसे किस तरीके से रखना है उन सबको एक अच्छा जो कामदार हैं या कारीगर है वो जानता है। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स क्या करते हैं, ये रॉ मटेरियल की तरह है, और इनको सही तरीके से रखना सीखना है। ये रखना सीखना है, लर्न करना है। यानी कि वो चीज़ कौन सिखाएगा सही रखना, वो हमें ग्रामर सिखाती हैं। और ये हमारी दीवारें हैं, इन दीवारों पर क्या होगा, हमारी घर की छत होगी, और छत अच्छी होगी तो लंबी होगी, और लंबी होगी तो हम सुकून से रह पाएंगे, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और यदि वो दीवारें सही नहीं है और सही तरह से आप कंपोज नहीं कर पाए तो हो सकता है कि वह छत कब अपने सिर पर आ जाए, इसका हमें पता नहीं है। तो देखो ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं हमारी। सबसे पहले हमारे पास में ओकेब होनी चाहिए, रॉ मटेरियल हो, और फिर उसको हमें सही तरीके से यूज करना है, और जिससे जो चीज़ बनती है वो हमारा सेंटेंस होता है। और कोई सी भी कंपोजिशन हो, उस कंपोजिशन में हमें सेंटेंस मेकिंग सीखनी है, सेंटेंस किस प्रकार से बने। आप आज की क्लास में जो हमने जिस लेटर के बारे में डिस्कस किया है, इस लेटर के बारे में आप एक बार फिर इस वीडियो को देखें और ये समझने की कोशिश करें कि कहाँ कहाँ पर हमें पूरी सावधानी बरतनी है, कहाँ कहाँ पर हमें सचेत रहना है कि किस तरह से हम अच्छा लेटर लिख सकते हैं। उन सब बातों को ध्यान रखें। सेंटेंस में यानी किसी प्रकार की ग्रामेटिक मिस्टेक ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आपने ग्रामेटिक मिस्टेक कर दी तो एग्जामिनर उस बात को नोटिस करता है। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग सही हो हमारी, और सही ऐसी होनी चाहिए कि वह उसका मीनिंग भी निकले। आई मीन मेरे कहने का अर्थ है कि ऐसा ना हो कि आप जो आपको नहीं आ रही जो तो ठीक और गलत और लिख दो, क्योंकि एक ही वर्ड के इंग्लिश में यूज यानी आप अलग अलग जगह यूज कर रहे हो तो उनके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। दूसरी बात देखो,
जब भी आप सेंटेंस बनाए तो सेंटेंस का सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप, जैसे मैंने पहले वाले पैराग्राफ में सारी की सारी प्रॉब्लम बताई, तो वहाँ पर हमें सजेशन नहीं देना है। अंडरस्टूड? मेरी बात को समझ गए आप? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब आप जो हमारा लेटर था, मैं इस लेटर की बात कर रहा हूँ, उस लेटर के जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें हमने हमारी प्रॉब्लम रखी कि क्या हमारी समस्या है, तो फिर हम हमारे सजेशन को या हमारे रिक्वेस्ट को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके लिए हमें अलग से पैराग्राफ बनाना है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आपको जब भी कोई कंपोजिशन करनी हो, राइटिंग करनी हो, और उस राइटिंग में कोई सा भी टॉपिक हो आपका, तो वहाँ पर आप जो सेंटेंस बनाओ, उन सेंटेंस में एक सीक्वेंस होना चाहिए, यानी वो सही अर्थ में एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रॉब्लम बता रहे हो, प्रॉब्लम बताते बताते आगे कि वी आर या वी शेल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, तो ये सेंटेंस बीच में आकर फिर सारा काम गड़बड़ कर देगा। तो अब इस चीज़ का ध्यान रखिए, यानी कि सीक्वेंस होना चाहिए सेंटेंस में। और आपको फर्स्ट वाले पैराग्राफ में और लास्ट वाले पैराग्राफ में कुछ ही सिलेक्टेड सेंटेंस या फ्रेज का काम लेना है, जो वो फ्रेज मैंने आपको बताई है, और कुछ सेंटेंस भी ऐसे पिक्स हैं जो वहाँ उनको आपको लिखना ही होगा, और उनसे हमारा काम चल जाएगा। आप एक तरह का पैटर्न याद करिए, और पैटर्न याद करने से आपको बहुत कम परेशानी होगी लेटर राइटिंग में। गाइज, इस बात को भी आप याद रखिए, ये आपके 7 मार्क्स के लिए आती हैं, तो पूरे 7 में से 7 लेने हैं, और 7 में 7 लेने के लिए आपको अच्छी सेंटेंस मेकिंग करनी होगी। जो आपको मैंने एक बात बताई, पहले वाले पैराग्राफ में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो रखनी है, यानी जो आपकी समस्या है उसको आप उसे जिसको लिख रहे हो उसके सामने रखना है। दूसरे में कुछ सजेशंस दे सकते हो, यानी ऐसा करने से हमारा ऐसा हो सकता है, और फिर लास्ट वाले में आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है इस काम के लिए। मेरी बात समझ गए? तो देखो, इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे, और अगली जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम आपको बिजनेस लेटर के बारे में बताएंगे। ओके, आप हमारी क्लास को कंटिन्यू देखो और इसका फ़ायदा लो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म से पूरा आपका सिलेबस करवाया जाएगा, वो बिना किसी चार्ज के। साथ में हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के साथ में।